Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे सोशल साइको के विभिन्न डिफरेंट तरीके के मेथड्स के बारे में जिनके द्वारा हम व्यक्ति के सोशल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहली अगर हम विधि की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। दो तरीके की विधियां हैं, प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो मोर साइंटिफिक मेथड है, और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है यानी कि अप्रयोगात्मक है, उसमें कई सारी विधियां हैं, सर्वे विधि, निरीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। और ये सभी जो प्रयोगात्मक विधि है उससे थोड़ी कम साइंटिफिक कहलाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड की, जो साइकोलॉजी के किसी भी फील्ड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टडी करने का। और ये काफ़ी हद तक साइंटिफिक मेथड है क्योंकि इसमें कंट्रोल काफ़ी स्ट्रांगली किए जाते हैं, नियंत्रण काफ़ी अच्छे किए जाते हैं, और कंट्रोल्ड सिचुएशन में ही इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड की, तो इसमें हमें एक चीज़ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स यानी चर। क्या होता है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स यानी वो कोई भी एट्रीब्यूट या गुण जो परिवर्तनशील हो और जिसका मापन किया जा सके, यानी जो चलायमान हो, परिवर्तनशील यानी चलायमान, और जिसका मापन संभव हो, वही चर कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड में बेसिकली दो तरह के चर होते हैं जिनका आपस में एक दूसरे पर प्रभाव देखा जाता है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे दो तरीके के चर होंगे, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनके अंदर मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी जिनमें बदलाव किया जाता है, और जो किसी भी इफ़ेक्ट का कारण होते हैं। और आश्रित चर हमेशा स्वतंत्र चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, और जैसे जैसे स्वतंत्र चर में परिवर्तन आएगा उसका प्रभाव हमें आश्रित चर पे दिखाई देता है, यानी एक प्रभाव के रूप में ये कार्य करते हैं। तो इस तरह दो चरों का यानी स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन हम प्रयोगात्मक विधि में करते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एक तीसरे तरीके का चर है, जिसे हम नियंत्रित चर या कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कहते हैं, यानी कि परिस्थिति को हम नियंत्रित परिस्थिति को रखते हैं। परिस्थिति में जो दूसरे चर हैं जो स्वतंत्र चर के साथ मिलकर आश्रित चर पे प्रभाव डाल सकते हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर कर रखते हैं। आप इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि यदि हमें किसी अभ्यास का प्रभाव लर्निंग पे देखना है, यानी अधिगम पे, कि व्यक्ति कितना अभ्यास करे तो कितनी लर्निंग होती है। और इसके लिए हम अगर ले लें साइकिल चलाने को ही ले लें, तो साइकिल चलाने का कितने प्रयास हम व्यक्ति को दें कि उसका प्रभाव उसके अधिगम पे पड़ेगा। 5 प्रयास, 10 प्रयास, 15 प्रयास, इस तरीके से हम स्वतंत्र चर जो है हमारे प्रयासों की संख्या, उसको अलग अलग समूह में अलग अलग ले सकते हैं, और उनका प्रभाव हम आश्रित समूह पे यानी कि आश्रित चर पे अधिगम पे देख सकते हैं कि जिनको 5 प्रयास दिए उनका अधिगम कितना था, जिनको 10 प्रयास दिए उनका कितना था, और जिनको 15 उनका कितना है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो है जो बाहरी चर हैं, जो रिलेवेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि प्रभाव डाल सकते हैं स्वतंत्र चर के साथ मिलकर, जैसे कि व्यक्ति की आयु, जैसे कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। हो सकता है आपने एक ग्रुप में 5 साल के बच्चे लिए हैं और एक में अगर 10 साल के बच्चे हैं, तो नेचुरल है 10 साल के बच्चा कम प्रयास में भी ज़्यादा सीखेगा क्योंकि उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है। तो इन सब को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी हमें सभी ग्रुप में समान बच्चे लेने होंगे, समान एज ग्रुप के। जेंडर वाइज लड़के लड़कियां, अगर हम किसी में 2 लड़के 2 लड़कियां ले रहे हैं तो सभी ग्रुप में यही रखना पड़ेगा। और इसके अलावा उनकी फिज़िकल मेंटल हेल्थ का भी हमें समान स्तर रखना पड़ेगा, तभी हम ये प्रयोग कर सकते हैं और उसमें हम प्रयासों की संख्या का अधिगम पे प्रभाव देख सकते हैं। तो इस तरीके से
जो प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है वो है रैंडमाइजेशन या यादृच्छीकरण। यानी कि इसमें जब हम प्रयोज्य या सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो पॉपुलेशन में से रैंडमली चूज़ किए जाते हैं। फिर उनका अलग अलग स्वतंत्र समूह के स्वतंत्र चर के आधार पर अलग अलग समूह में जो विभाजन है, यानी जिसको 5 प्रयास देने, जिसको 10 देने, 15 देने, उनमें भी यादृच्छिक रूप से चयनित जो हमारे प्रयोज्य हैं उन्हें बांटा जाता है, और फिर उनको ग्रुप भी यादृच्छिक रूप से डिवाइड किया जाता है, और फिर उनका प्रभाव ये देखा जाता है प्रयोग करके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो प्रयोग है उसके अंदर बेसिकली कहा जाए तो नियंत्रित परिस्थितियों में स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे जब हम प्रभाव देखते हैं तो वो प्रयोग कहलाता है। और इसमें बेसिकली कारण प्रभाव, कॉज इफेक्ट संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ नीचे इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं, उसे पढ़कर मेरे उदाहरण से कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक मनोविज्ञान में जो प्रयोग विधि है वो किस किस तरीके से यूज़ आती है या कितने तरीके की है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करें, प्रयोग विधि को 3 भागों में बांटा गया है: प्रयोगशाला प्रयोग, क्षेत्र प्रयोग और स्वाभाविक प्रयोग। प्रयोगशाला प्रयोग जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है कि जब हम किसी ये जो प्रयोग है यानी स्वतंत्र चर के आश्रित चर पे जो प्रभाव का अध्ययन है वो हम प्रयोगशाला में करें नियंत्रित परिस्थितियों में, तो उसे हम प्रयोगशाला प्रयोग कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जो बाहरी चर हैं, रिलेवेंट वेरिएबल्स, उन्हें प्रयोगशाला में कंट्रोल करना बहुत आसान होता है और हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें शुद्ध कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन पता चलता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसके अंदर जो नेचुरल परिस्थितियां हैं उसे समाज की जो नेचुरल परिस्थितियां हैं उसे प्रयोगशाला में क्रिएट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जैसे आक्रामकशीलता का व्यवहार यदि हमें देखना है, यदि हमें ये देखना है कि किस तरीके से समूह में आक्रामकशीलता जब आती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो प्रयोगशाला में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना, इस तरीके के ग्रुप्स में रियल एग्रेसिवनेस लाना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वास्तविक जो परिस्थिति है उसका परिपालन संभव नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको साइकिल का एग्जाम्पल देके बताया, तो अगर हम प्रयोगशाला में साइकिल चलाने का देखेंगे तो बच्चा सिर्फ एक जो साइकिलिंग ट्रैक है उस पर सीख पाएगा, लेकिन वास्तविक परिस्थिति में यानी ट्रैफिक वाली सिचुएशन में, ऊबड़ खाबड़ रोड्स पे क्या वो साइकिल चला पाता है? ये प्रयोगशाला में सिखाकर हम वास्तविक परिस्थिति में नहीं देख सकते। तो इस तरीके से इस जो विधि की कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यानी कि इसमें आंतरिक वैधता तो काफ़ी अधिक होती है, परिणाम जो आप लैब में कर रहे हैं वो तो परिणाम एज इट इज़ आएंगे, लेकिन अगर बाहरी वैधता देखें, यदि उसी चीज़ को आप रियल सिचुएशन में करें तो वो आना संभव नहीं हो पाता। और इसके अलावा इसमें पक्षपात या पूर्वाग्रह की भी संभावना रहती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये कुछ इसके मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हैं। इसके बाद हम दूसरा जो देखते हैं वो है क्षेत्र प्रयोग या फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड का मतलब होता है कि जब जो कोई भी हमें सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना है उसे हम प्रयोगशाला में ना करके जो परिस्थिति है यानी जहाँ जिस क्षेत्र में वो घटना घटित हो रही है वहाँ जाकर उसका अध्ययन किया जाए, तो इसे क्षेत्र प्रयोग कहेंगे। और इसमें बेसिकली जो कंट्रोल हैं वो प्रयोगशाला प्रयोग से कम होते हैं। प्रयोगात्मक विधि है तो मेथड वही रहेगा, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे प्रभाव देखना नियंत्रित परिस्थितियों में, लेकिन ये जो नियंत्रण की मात्रा है वो प्रयोगशाला विधि से इसमें कम हो जाती है। तो इस तरीके से इसे हम क्षेत्र प्रयोग विधि कहते हैं, जिसमें हम वास्तविक क्षेत्र में जाकर अपना प्रयोग अप्लाई करते हैं या देखते हैं। इसके अलावा तीसरी जो सिचुएशन है दैट इज़ कॉल्ड स्वाभाविक प्रयोग विधि या नेचुरल, जहाँ हम क्षेत्र प्रयोग में भी जाकर पर्टिकुलर क्षेत्र में हम अपने प्रयोग को लागू करते हैं। अर्थात वहाँ पे भी आपके एक्सपेरिमेंटर के पास ये सुविधा होती है कि वो अपने अनुसार स्वतंत्र चर को मैनिपुलेट करे और फिर उसका प्रभाव आश्रित चर पे देखे। लेकिन स्वाभाविक प्रयोग विधि जो है यहाँ पे कंट्रोल बहुत कम होते हैं, तीनों में से सबसे कम,
और इसके अलावा जो स्वतंत्र चर में जो परिवर्तन है वो भी जो प्रयोग करता है वो अधिक नहीं कर पाता। तो ये चीज़ दिखाती है कि इसमें कंट्रोल्ड और भी कम हो जाता है और हमें स्वाभाविक परिस्थिति में जो जैसा हो रहा है, यदि हमें किसी नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में अगर हम बात करें कि बाढ़, भूकंप आदि का हमें प्रभाव देखना है, तो हम वहाँ पे अपनी तरफ से सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से बाढ़ ला देंगे, ज़्यादा ला देंगे, कम ला देंगे या भूकंप कर देंगे। ये नेचुरली जितना जैसे हो रहा है, आपको उसी की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अगर वेरिएशन चाहिए तो आपको टाइम भी बहुत चाहिए, क्योंकि आप अलग-अलग एरिया में जब भूकंप आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और भूकंप किस एरिया में ज़्यादा आया, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कम आया, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्वाभाविक प्रयोग विधि में नियंत्रण और भी कम हो जाते हैं और व्यक्ति जो अध्ययन करता है वो बहुत ही कम कंट्रोल्ड सिचुएशन में कर पाता है। लेकिन स्टिल इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि इसमें भी स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे प्रभाव देखा जाता है और कुछ हद तक नियंत्रण भी किया जाता है। तो ये तीनों तरीके की मैंने आपको प्रयोगात्मक विधि के बारे में बताया। इनके कुछ कुछ डीमेरिट्स मेरिट्स हैं, जैसे मैंने बताया, जिनमें ज़्यादा कंट्रोल है उनमें आंतरिक वैधता अधिक है, बाहरी कम है। जो स्वाभाविक प्रयोग हैं उनमें बाहरी वैधता अधिक है, परंतु उनमें समय काफ़ी लग जाता है कई बार, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर घटना के स्वाभाविक रूप से घटित होने का वेट करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा ये महंगा भी पड़ता है। तो इस तरीके से इन सब के कुछ ना कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्रयोगात्मक विधि क्या है। तो इस तरीके से इसके आगे हम अप्रयोगात्मक विधि के विभिन्न जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।